पाकिस्तान में बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, लोगों के पास पैसे बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चलते घोड़े पे पैसा लगाना चाहते हैं। तो हमने जब अपने फ्लिपिंग स्टार्ट की तो पहले हमने ऐसी टीम बनाई कि जो स्टोर बना भी सके, बाद में वो स्टोर चला भी सके। ई कॉमर्स में इस वक्त अगर आप 20-25-30 लाख रुपए लगा देंगे तो आप एक रेप्यूटेबल ब्रांड बन सकते हैं। तो आपने जब स्टोर बिल्ड करना शुरू करना है तो आपने कोशिश करनी है, बेशक आपका इंडिविजुअल मंथ्स का नेट प्रॉफिट कम हो रहा हो लेकिन ऑटोमेशन पे हो रहा हो। 1 लाख रुपए महीने के स्टोर हमारे पास आया, हमने 2-3 महीने लगा के उसको 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए की प्रॉफिट के ऊपर पहुंचा दिया, थोड़ी बहुत चेंजेस करके। अब वो स्टोर बन गया 1.5 लाख रुपए महीने का, अब वो बिकेगा 15 लाख का। देखें, स्टोर बनाते वक्त पहले दिन से आपने अपना मोटिव अगर ये बनाया कि आपने स्टोर बेचना है आगे चल के, तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप इस स्टोर से एग्जिट कैसे लोगे। प्राइस कंपेटिटर पे जाएंगे तो फिर तो वो तो एक दौड़ लगी हुई होगी, कोई दूसरा आ गया वेंडर जिसने प्राइस कम कहीं से सोर्स कर ली तो फिर आप कुछ भी कर लें, रैंक करना मुश्किल होगा आपके लिए। बचपन से एक काम सीखा है, एक बात सीखी है कि बेचने में कमाई नहीं है, खरीदने में कमाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। एग्जिट बेस के इस पॉडकास्ट में खुशामदीद। एग्जिट बेस में इस पॉडकास्ट में जो डिस्कस करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन आज का पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने ई कॉमर्स जो ब्रांड है या स्टोर हैं उनको किस तरह से फ्लिप कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने कम से कम भी 7 से 8 ई कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान लोकल में फ्लिप किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने इससे पहले जो पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान आए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की कि किस तरह से अमेज़ॉन के जो स्टोर थे वो उन्होंने फ्लिप किए। लेकिन लोकल में पाकिस्तान में फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वेल्थ जनरेशन जिन लोगों ने की वो एसेट फ्लिपिंग से की, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे वो दूसरे टाइप के एसेट हो। तो इसी तरह से पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स की फ्लिपिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल शेख साहब। उनसे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उन्होंने भाई ई कॉमर्स से फ्लिपिंग की, लोगों को सर्विसेज दी और इतना ज़्यादा पैसा कमाया। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया है। वालेकुम अस्सलाम। और आपने आखिर में एक बात की कि इतना सारा पैसा कमाया। देखें, हमने अकेले नहीं कमाया, हमारे क्लाइंट्स ने भी कमाया जिनके स्टोर्स हमने फ्लिप किए। वो तो सही है। अब कहने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं कि पिछले 4-5 साल से मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ पाकिस्तान में। और फ्लिपिंग का तो शुरू से एक ख्याल था कि यार किस तरह स्टार्ट भी हमने उस वक्त किया था कि जब दराज के ऊपर सनी भाई ने एक कहा था, सनी अली, जो जिनके जरिए हमने काम स्टार्ट किया कि अपना एसेट फ्लिप करें। मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग, आधे से क्या 90% से 90% ज़्यादा लोग जो लोग लोग इस टाइम ई कॉमर्स के अंदर हैं समाव, स्पेशली अमेजोन में, वो सब उन्होंने सही भाई के थ्रू ही स्टार्ट बिल्कुल किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहीं से एक सोच आई थी कि यार करना है, किस तरह करना है ये उस वक्त नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए। तो अब अगर स्टोर की बात करें, फ्लिपिंग की बात करें, तो पाकिस्तान में बेचना इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, लोगों के पास पैसे बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चलते घोड़े पे पैसा लगाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इवन के लॉन्च वाले लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि यार मेरे पैसे लग रहे हैं, मुझे 6 महीने बाद 1 साल बाद आरओआई आएगा, उनको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। लेकिन एक बार जब आप एक बंदे को समझा दो ना कि यार ये स्टोर चल रहा है, ये घोड़ा भाग रहा है, इसके ऊपर पैसे लगाने हैं, यहाँ इसमें इन्वेस्ट करना है, तो लोग बहुत सारे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। बस आपको एक राइट स्ट्रेटजी से, बिल्कुल ईमानदारी से उनको समझाना होता है कि किस तरह चीज़ें काम करेंगी। अच्छा यार, पाकिस्तान में इन्वेस्टर जो नॉर्मली, क्योंकि ई कॉमर्स एक रिलेटिवली न्यू फील्ड है, रिलेटिवली मैं बात करूँ क्योंकि 2016-17 के बाद ही, 16 या के अगर बाद, एक्चुअली मैं बात करूँ ना, 19 के बाद, ये 2019 जब कोविड आया कोविड और के ये बाद सारी ही। चीज़ें बूम हुई उस टाइम पे आए। तो जो इन्वेस्टर है उसका वैसे ही एक ट्रस्ट इशू होता है कि मतलब रियल एस्टेट में भी जब आप जाते हैं बाय करने तो इशू होता है कि यार ये गलत चीज़ ना मिल जाए। ई कॉमर्स तो एक ऐसी चीज़ है जो डिजिटल है। तो उसमें जो इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट या जिन्होंने फ्लिपिंग की, अभी वो डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से आपने फ्लिप किया। लेकिन नॉर्मली आपने क्या देखा है, किस तरह का इन्वेस्टर होता है जो फ्लिपेबल एसेट बाय कर रहा होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जो इन्वेस्टर बाय कर रहा होता है ना, उसके पास पहले से बहुत पैसे हैं। उसके पास पैसे हैं इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई कारोबारी इंसान है या बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेट जो है वो प्रोफेशनल है। उसके पास टाइम नहीं है कि वो खरीदने के बाद मैनेज कर रहा होगा। उसके पास ये आपने सोचना है, जब आप फ्लिपेबल एसेट बनाने जा रहे हैं तो अगर आप ये सोच रहे हैं 1 साल बाद मैं बेचूंगा या 6 महीने बाद बेचूंगा, तो आपने ज़ीरो से इस तरह का स्टोर खड़ा करना है कि कल को जाके जिसको आप ऑफर करें तो उसे डे टू डे चीज़ों में नहीं पड़ना पड़े। सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑटोमेशन जो है वो अचीव करना पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है।
यूएस में अमेजोन में आप एफबीडी कर देते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप ऑटोमेशन पे जा सकते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इतनी ज़्यादा आसानियाँ नहीं है कि आप बिल्कुल ऑटोमेशन पे जाएं। यहाँ होलसेलर्स ऑटोमेशन पे नहीं है। होलसेलर्स जो है वहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ जाता है माल खरीदने के लिए, अपने लड़कों के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो हमने जब अपने फ्लिपिंग स्टार्ट की तो पहले हमने ऐसी टीम बनाई कि जो स्टोर बना भी सके, बाद में वो स्टोर चला भी सके। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि मेरे पास ऐसी टीम है जो इन्वेस्टर्स को स्टोर खरीदने के बाद सर्विसेज भी दे सकती है। इन्वेस्टर का एक एक आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जब उसको ये सुनने को मिले कि हाँ मुझसे खरीद लो, मेरे जरिए खरीद लो, मेरी ही टीम आगे चला देगी, तो उसको एक और कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि जो इन्वेस्टर 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगा रहा है वो बंदा फारिग नहीं है, वो घर पे नहीं बैठा हुआ, उसको ई कॉमर्स चलाने का टाइम नहीं है, उसके पास ये टाइम नहीं है कि वो दराज के स्टोर चलाए या शॉपिफाई के स्टोर चलाए। तो उससे आपको एंड टू एंड सर्विसेज देनी पड़ती है। तो इसी तरह आप जो है ना ई कॉमर्स के स्टोर एक फ्लिप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि जो ख़ास तौर पे जो फ्लिपेबल एसेट बनाते हैं पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनली तो ये है कि अगर आपका अमेजोन फॉर एग्जांपल स्टोर है तो वो नेट प्रॉफिट का 24 से 30 और 35 से ज़्यादा का मल्टीपल भी मिल जाता है। तो पाकिस्तान में जो आपने फ्लिप किया, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में प्रॉफिट का क्या मल्टीपल मिल जाता है नॉर्मली, या मिल जाना चाहिए? देखें मेरे हिसाब से तो स्टोर कंपैरेटिवली नए होते हैं जो बिकने के लिए आते हैं, इतने पुराने स्टोर्स काफ़ी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सिंपल वैल्यूएशन करते हैं जो दोनों पार्टीज को अच्छी लगती हैं, बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को, कि जितना पुराना स्टोर है, लेट से वो 1 साल पुराना स्टोर है, तो उसे कम से कम 12 या 12 से ऊपर का मल्टीपल मिलना चाहिए प्रॉफिट का? प्रॉफिट का। ठीक है, तो अगर लेट से 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, 1 साल की एवरेज 1 हाँ, लाख अच्छा, रुपए ये चीज़ भी पूछनी थी हाँ। कि कितना मतलब हो सकता है पिछले महीने हाँ, 1 लाख ऐसे हुआ हो, उससे उससे पिछले पहले महीने नहीं हुआ। हाँ, तो इसकी जो राइट वो है, तो आप एवरेज निकालें कि 6 महीने में 1 साल में आपने एवरेज कितने पैसे कमाए। अगर मंथली 1 लाख रुपए कमाए, 12 लाख रुपए साल में कमाए हुए, तो ये आगे अगले साल के 12 लाख रुपए के ऊपर बिक जाना चाहिए, ताकि जो खरीदने वाला है उसके जहन में भी ये हो कि हाँ मेरा 12 महीने में पैसे बाहर आ जाएंगे, जो बेचने वाला है उसको भी एक तसल्ली हो कि मुझे 12 महीने के एडवांस पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्फिडेंस बीच में बिल्ड होता है उस वक्त जब आप इसकी वैल्यूएशन इस तरह लगाते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जिनके स्टोर नहीं बिकते, वो बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक बेमायने एक जो है ना वो वैल्यूएशन लगा रहे होते हैं, 24x मांग रहे होते हैं, 36x मांग रहे होते हैं। स्टोर उनका 3 महीने पुराना होता है, 5 महीने पुराना होता है, या अजीबोगरीब किस्म से चल रहा होता है। दूसरा स्टोर जो नहीं बिकता, मैं उसका आपको बता देता हूँ, जो इंडिविजुअल चला रहे होते हैं। लेट से आपका स्टोर है, आप इंडिविजुअल है, आप खुद उसकी ऐड चला रहे हैं, खुद मार्केट से जाके माल खरीद रहे हैं, खुद उसको पिक पैक शिप कर रहे हैं, खुद कॉलिंग कर रहे हैं, और आपको बच रहा है लाख रुपए बच रहा है, 17,000 रुपए बच रहा है, 1 लाख 1.5 लाख बच रहा है। ये वाला स्टोर भी बिकता नहीं है। इन्वेस्टर क्यों खरीदेगा? इन्वेस्टर के पास तो इतना टाइम नहीं कि वो कॉल करे, बुलाए, करे। तो आपने जब स्टोर बिल्ड करना शुरू करना है तो आपने कोशिश करनी है, बेशक आपका नेट प्रॉफिट जो है इंडिविजुअल मंथ्स का नेट प्रॉफिट कम हो रहा हो, लेकिन ऑटोमेशन पे हो रहा हो। ओके। ऑटोमेशन पे हो रहा होगा तो वही नेट प्रॉफिट आपको मल्टीपल होके ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप खर्चे बचाने के चक्कर में सारे काम अपने ऊपर लेंगे, आप ना मीडिया वायर हायर करेंगे, ना आप पिक पैक शिप वाला बंदा हायर करेंगे, ना कोई एजेंसी हायर करेंगे जो आपकी सर्विसेज बाकी सर्विसेज ऑपरेशंस को देखे, तो फिर आप उसको फ्लिप नहीं कर सकेंगे, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि आपने जो फ्लिपिंग की तो कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होते हैं ना, कुछ इन्वेस्टर होते हैं डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, तो नॉर्मली आपको किस तरह से, लेट सपोज कोई एग्जांपल देके बताएं कि आपका कोई स्टोर था जिसको आपने फ्लिप किया, तो उसकी पूरी जर्नी बताएं कि उसको स्टार्ट करने से पहले किस तरह से क्या सोच थी, फिर जब स्टार्ट किया तो क्या किया, जब सेल कर रहे थे तो उस टाइम इन्वेस्टर को कैसे फाइंड आउट किया, और सेल करने के बाद काइंड ऑफ 4 फेजेस में अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी को बताएं ताकि ऑडियंस जो खुद करना चाह रही है फ्लिपिंग का काम वो कर सके। देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टोर फ्लिप हमने 2 तरह के स्टोर फ्लिप किए हैं। एक वो स्टोर जो हमने खुद चलाए हुए हैं, उनको फ्लिप किया। एक वो स्टोर जो हमने बेचकर उनको थोड़ा मजीद ऑटोमेशन पे लाकर फिर फ्लिप किए। ओके, सही है। मुझे बताते खुद, मैं देखिए मैं अपने आप को कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं कहता कि मैं कोई स्टोर फ्लिपिंग का ब्रोकर हूँ या मैं किसी से कमीशन लेता हूँ। मैंने आज तक किसी से कमीशन नहीं ली। मैं अगर किसी का स्टोर बेच रहा होता हूँ, या तो मेरा अपना स्टोर बिक रहा है, वो तो मेरा अपना है। अगर मैं किसी क्लाइंट का स्टोर बेच रहा हूँ तो मैं खुद से अपनी जेब से उनको ऑफर लगाता हूँ कि भाई मैं आपसे इतने का खरीद लूंगा।
अब एक क्लाइंट है जिसकी कोई सोशल जो है वो ऑडियंस इतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं हुई भी, उसको लोग इतने नहीं जानते, उसके सर्कल में लोग नहीं है, उसने बेचना है, उसको चाहिए, तो उसको मैं अगर हाथों हाथ रातों रात उसका स्टोर खरीदने को तैयार हो जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छे पैसों में भी मिल जाएगा। तो मैं इसी तरह करता हूँ कि मैं पहले खुद पैसे लगाता हूँ उसके, कि भाई आपने लेट से आपका 1 लाख रुपये महीना स्टोर चल रहा है, मैंने 6x के ऊपर लगा दिया कि भाई 6 लाख आप उससे ले लो, 6.5 लाख ले लो, कर करा के उनसे मैं स्टोर खरीदता हूँ। अब एक चलता हुआ स्टोर जब हमारे एजेंसी में आता है तो हमें 2 महीने लगते हैं उसको स्केल करने में। लेट से 1 लाख रुपये महीने के स्टोर हमारे पास आया, हमने 2-3 महीने लगा के उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए की प्रॉफिट के ऊपर पहुंचा दिया, थोड़ी बहुत चेंजेस करके। अब वो स्टोर बन गया 1.5 लाख रुपए महीने का, अब वो बिकेगा 15 लाख का। सही है, बिल्कुल। ठीक है, तो ज्यादा तो हमने स्टोर इस तरह बेचे। ठीक है, सही है। और कुछ स्टोर है कि आपको मैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको एक फेलियर स्टोरी भी बता दूं। श्योर श्योर। फेलियर स्टोरी हमारी ये जी, हमारी तो नहीं कह सकते कि, लेकिन जिस क्लाइंट ने खरीदा उसमें इस तरह थी कि हमने एक स्टोर बेचने के लिए लगाया। मैंने वो स्टोर खरीदा 5.5 लाख का, और मैंने उसकी कीमत लगाई 8 लाख रुपए आगे। क्लाइंट को बताया, अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और 8 लाख रुपए उसकी कीमत मुख्तस की। अब मेरे पास जो खरीदने वाला बंदा आया, वो आया जो खुद एक वीए था, उसके पास एक इन्वेस्टर था, और उस इन्वेस्टर को खरीदना था। तो इस ये जो मुझसे खरीद रहा था बीच में, उसका सिर्फ बेचारे का यही मोटिव था कि किसी तरह ये इन्वेस्टर स्टोर खरीद ले और मुझे चलाने के लिए रख ले, मुझे एज अ वीए 20% पे 30% पे जो भी उसने डील बनाई हुई थी, 50,000 या 1 लाख रुपए मंथली एड्स चलाने के लिए रख ले। अब मैंने इस वीए को बताया कि भाई इसके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है, आप अकेले वीए हो, आप ये नहीं चला सकोगे। उसने कहा नहीं दानियल भाई, मैं आपसे बात करते करते मेंटरशिप लेके मैं चला लूंगा, आप मुझे बस किसी तरह स्टोर दिलवा दो। उनके साथ हमने डील बनाई, उनको पहले ही बोला कि यार ये स्टोर आपको चलाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए आगे। इन्वेस्टर से हमने डायरेक्टली भी बात की, लेकिन इन्वेस्टर ये कोई अंकल थे, कोई चाचा वाचा थे जो बिल्कुल बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं मेरा बच्चा चलाएगा। उन्होंने वो स्टोर हमसे 8 लाख का खरीद लिया, मैंने 5.5 लाख पीछे दे दिए, मैंने अपना पूरा कर लिया। लेकिन ये स्टोर बेचते हुए पहली और आखिरी बार मैंने ये काम किया था कि मैंने दोनों पार्टीज को अपने सामने बिठाया, उन दोनों पार्टी से साइन करवाया एक एग्रीमेंट पे कि यार ये स्टोर मैं आपसे ले रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं आपको सर्विसेज दूंगा। और इस बात की एक वीडियो बनाई मैंने, और वीडियो मेरे पास अभी तक सेव है, मैंने वो पोस्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से अंदाजा था कि जो वीए जो आगे जाके स्टोर चलाने वाला है, इससे फेल हो जाएगा स्टोर, ये स्टोर बंद हो जाएगा, ये स्टोर सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि ऑटोमेशन 100% ऑटोमेशन तो नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको काम करना होता है, आपको एड्स चलाने होते हैं, आपको जो है वो ऑपरेशंस को देखना होता है, आपको सप्लायर से बात करनी होती है। उस वीए को देखते साथ ही मैं समझ गया था कि यार ही कैन नॉट डू दिस, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, और ऐसा ही हुआ। अल्लाह रहम करे उनके ऊपर, उनका 2 या 3 महीने बाद वो स्टोर फेसबुक पे आना, ऐड चलना बंद हो गई थी। पहले तो मेरे पास पेज लाइक था, मेरे पास ऐड उसकी आती रहती थी, लेकिन उनके 2 या 2.5 महीने बाद उनकी ऐड आना बंद हो गई, और मेरे हिसाब से तो वो स्टोर बंद हो चुका है। अच्छा, सही है। यानी कि इस चीज़ का भी ख्याल रखना है बाय करते वक्त कि भाई इसको चलाएगा कौन? चलाएगा कौन, और जो चला कैसे रहा है उसका चलाएगा? अपना एक्सपीरियंस है, किस तरह से चलाएगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि इन्वेस्टर जब खास तौर पे ई-कॉमर्स स्टोर बिकने आए हुए थे या कोई भी बिजनेस बिकने आया होता है, तो इन्वेस्टर बोलता है भाई ये क्यों बेच रहा है। तो पाकिस्तान में भी क्योंकि ऐसा फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ है, तो आप जब स्टोर बेच रहे होते हो तो आपके पास भी ये सवाल आता होगा कि यार आप क्यों बेच रहे हो, तो आप उसको फिर कैसे टैकल करते हो, क्या करते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं, मेरी कम्युनिटी मुझे जानती है कि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। मैं कोर सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरी काम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है। मैं 6 डोमेन्स के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जब क्लाइंट मेरे पास आता है, सर्विस के लिए ही आता है, अब मैं पहले उसको ये बताता हूँ कि देखें आपको 6 महीने में, आपका 4 महीने में लॉन्च होगा, आप लाइव हो जाओगे फेसबुक पे या दराज पे, जब आपकी सेल्स होना स्टार्ट होंगी। 4 महीने का प्रोसेस तो इनिशियल है, हंटिंग, सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन तमाम चीज़ों का। उसके बाद उनको प्रोजेक्शन होती है कि यार 3 से 6 महीने के दरमियान में आप ब्रेक इवन पे जाओगे, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होगे, और फिर आप आगे ग्रो करोगे। अब ये तो नॉर्मल क्लाइंट को हम पिच करते हैं, हर क्लाइंट को पिच करते हैं। उसके बाद जब हमें पता होता है कि सामने वाला क्लाइंट थोड़ा ज़्यादा जो है वो पैसे वाला है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो ये काम कर सकता है, फिर हम उसको ये ऑफर करते हैं कि ठीक है, ये जो 1 साल का प्रोसेस आपने करना है, ये हमने एक स्टोर है, इसके ऊपर 1 साल का प्रोसेस करके रखा हुआ है, इसकी कीमत कितनी है? आप लेट से 10 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हैं, सही है। 6 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हैं, 8 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हैं, तो ये अगर आप 6-7-8 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे।
सही है। अब इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस तरह करता है क्लाइंट कि उसके लॉन्च के दौरान लेट से 6 लाख या 7 लाख खर्च होने थे उसके भी, कहीं कहीं मार्केटिंग में होने थे, कहीं पैकेजिंग पे होने थे, कहीं दराज की फीसेस में होने थे, बहुत सारी जगहों पे होने थे। 6 से 8 लाख रुपए उसके खर्च हो रहे थे। वहीं वो उसके 6 से 8 लाख के बजाय 10 लाख या 12 लाख खर्च हो रहे हैं अगर वो स्टोर खरीद रहा है। लेकिन 10 या 12 लाख लगकर 3-4 लाख एक्स्ट्रा लग के उसके 6 महीने या 1 साल बच रहा है। और पैसे वाले आदमी के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कहता है यार 1 साल कौन इंतजार करेगा। और सेकंड ये कि जो नया स्टोर है जिसके ऊपर हम चला रहे हैं उस पर तो अनसर्टेनिटी बहुत है। हम किसी चीज की गारंटी नहीं दे रहे, हम अजम्पशंस दे रहे हैं कि 6 महीने बाद ऐसा हो जाएगा, 3 महीने बाद ऐसा हो जाएगा। हमें भी कंफर्म नहीं है, हमें गारंटी तो नहीं है। हर स्टोर अपने हिसाब से चलता है। ऐसा ही है, बिजनेस है तो उसका कुछ गारंटी तो कोई गारंटी तो कोई भी नहीं हो सकती। तो ये जो बना हुआ स्टोर होता है इसमें कॉन्फिडेंस फिर क्लाइंट को आता है कि हाँ ये बना हुआ स्टोर है, ये तो मेरे लिए होना चाहिए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि फ्लिप होने वाले स्टोर्स कम है, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। ये कैसी बात की आपने? ये बंदे ढूंढेंगे कहाँ से लोग? लेट सपोज अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ऐसा स्टोर बनाऊं जो आगे फ्लिप भी कर सकूं, तो उसका थोड़ा सा बताएं कि स्टोर बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखूं मैं? देखें, स्टोर बनाते वक्त पहले दिन से आपने अपना मोटिव अगर ये बनाया कि आपने स्टोर बेचना है आगे चल के, तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप इस स्टोर से एग्जिट कैसे लोगे। अगर आप ये बेच रहे हो तो आप इस स्टोर से एग्जिट कैसे लोगे, डिटेल्स ट्रांसफर कैसे करोगे। तो आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो कंपनी बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका जो कूरियर अकाउंट होना चाहिए वो कंपनी के नाम पे खुला होना कंपनी चाहिए। किस कंपनी आप सोल प्रोप्राइटर वर्ड? सोल प्रोवाइडर ना हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड हो। तो लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के तो इतने मसले मसाइल हैं, और उसके टैक्सेशन और ये सारी चीजें। देखें, आप एक वकील हायर करें 5,000 10,000 रुपए साल का, वो आपके मसले मसाइल हल कर देगा, सही। वो आपकी अकाउंटिंग कर देगा, वो आपकी टैक्सेशन कर देगा। लेकिन आपको एक बिगर पिक्चर देखनी है कि चलो मेरा 10,000 खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, 30-35 हज़ार रुपये लग जाता है ट्रेडमार्क में और ये कंपनी वगैरह में। लेकिन एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एग्जिट लेना सबसे आसान है। आप सिंगल मेंबर होते हो, आप उसमें कंपनी के डायरेक्टर होते हो, आप वहाँ पे एक साइन करते हो कि मैंने रिजाइन दे दिया, सामने वाले बंदे ने अपॉइंटमेंट हो गई, अब ये डायरेक्टर है। बैंक में एक नोटिस जाता है, बैंक अकाउंट का साइन चेंज हो जाता है। सबसे आसान तरीका है, 10 दिन में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो पहले दिन से आपने करना है कि आपका बैंक अकाउंट, आपका कुरियर अकाउंट, आपका दराज अकाउंट, तमाम अकाउंट्स जो हैं, जो लीगल अकाउंट्स हैं वो आपकी कंपनी के हो, नंबर आपकी कंपनी का हो, ईमेल आपकी कंपनी के नाम से हो। मतलब अलग से ईमेल बनाया, अलग से ईमेल बनाए, हाँ अलग से ईमेल बनाए, नंबर आपका अलग हो, ताकि हर चीज़ आप ट्रांसफर कर सको। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि आपकी जो प्रोडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका जो प्रोडक्ट है और आपका जो सप्लाई चेन है ये बहुत स्ट्रांग हो। असल में जो है वो प्रोडक्ट और सप्लाई चेन बिक्री होती है। यार प्रोडक्ट ऐसा हो जो चल रहा है, जिसकी सेल्स आ रही है और लॉन्ग टर्म सेल्स आ रही है। ऐसा ना हो कि वो चाइना का प्रोडक्ट हो 3 महीने बाद खत्म हो जाए। ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका ऐसा हो जो सस्टेनेबल टिपिकल प्रोडक्ट हो, जो लॉन्ग टर्म चले, जिसकी नीड बेस्ड प्रोडक्ट हो, और उसकी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग हो कि कल को चाइना वाला बंद हो गया तो आपका माल रुक ना जाए। समझ आ गया। कोई अगर ज्यादा बेहतर है कि आपकी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्राइवेट लेवल ज्यादा बेहतर है। सही। अगर प्राइवेट लेवल ना भी हो, कम से कम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तानी हो, आपको माल मिलता रहे। इन दो चीजों को आप बेचते हैं असल में तो। ठीक है। तो प्रोडक्ट की बात हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, सप्लाई चेन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात आती है ऑपरेशंस की। एड्स चलाना, उनकी जो है वो पिक पैक शिप मैनेज करना, 3PL मैनेज करना। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें पहले से ऑटोमेशन पे हो। मैंने आपसे पहले बात की कि बेशक आपका मंथली जो प्रॉफिट है कम हो जाए, लेकिन आपके जो ऑपरेशन हैं वो हैसल फ्री हो। तो 3PL के लिए अनगिनत एजेंसीज हैं आउट देयर जो 3PL की सर्विस दे रही हैं। आप 3PL वहाँ से लें। थोड़ा सा 3PL भी बता दें जिन ऑडियंस को नहीं पता 3PL क्या होता है। आपका सामान एक वेयर हाउस में पड़ा हो, जब ऑर्डर आए वो बंदा पैक करे, दराज के हब तक या कुरियर तक पहुंच जाए, और जो रिटर्न आए वो रिसीव करे, और अगर शॉपिफाई पे ऑर्डर है तो उनके ऑर्डर को कंफर्म करे। ये 3PL की सर्विसेज के अंदर आता है, ऑर्डर कंफर्मेशन एंड 3PL। तो 3PL एजेंसीज बहुत सारी हैं, आप 3PL लें ताकि कल को आप जब इन्वेस्टर के पास जाए तो आप उसको बोले ये एजेंसी है, इतने पैसे लेती है, 3PL चलाती है, आपको नहीं चलाना पड़ेगा। समझ में आ ठीक गया। है। अब बात आ गई एड्स की और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। ये अगर आप खुद कर भी रहे हैं तो इट्स ओके, आप खुद कर रहे हैं। कल जब आप बेचेंगे तो आप अपने इन्वेस्टर को बोल सकते हैं या क्लाइंट को बोल सकते हैं कि यार आप फलां एजेंसी हायर कर लें, कोई और एजेंसी हायर कर लें,
लेकिन उस वक्त आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में अगर आप खुद चला रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट में ये खर्चा मेंशन करें। ये जरूरी है, बहुत ये सारे लोग जरूरी ये है, नहीं करते, ये हमने नहीं ये चीज करते देखा हैं, है। अपना खर्चा अपना मेंशन, खर्चा नहीं करते, बोलते हैं 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आ नेट रहे हैं। प्रॉफिट, भाई वो नेट प्रॉफिट एक नहीं है। 1 लाख रुपए तो उसके लगाओ ना एजेंसी में, बिल्कुल, एड चलाने वाला अगर तो आप मिलेगा। एड्स खुद चला रहे हैं तो फिर भी आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में एड्स के पैसे लगाएं, ताकि कल आप प्रॉफिट मार्जिन बताते हुए आप उसको रिसीव ना करें। अगर आपने एड्स खुद चलाई और एड्स के पैसे नहीं लगाए और आपने 1 लाख प्रॉफिट मार्जिन तो बता एक्चुअली दिया, रिसीव कर रहे हैं। हाँ 1 लाख प्रॉफिट मार्जिन बता दिया, कल को वो अगर जाके किसी एजेंसी से ऐड चलवाएगा तो एजेंसी वाले उससे 1,20,000 ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। नॉर्मल एजेंसी, अच्छी एजेंसी 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेती है, हम्म, तो 1-1.5 लाख वो ले लेंगे, उसका जो 1 लाख प्रॉफिट है वो तो गया है। ठीक है, तो आपने खर्चा लगाना है, उस खर्चे को निकालने के बाद अगर आपके पास कुछ नेट प्रॉफिट बच रहा है तब आपका स्टोर जो है वो फ्लिप हो सकता है। बिल्कुल सही। ये एक प्रोसेस है जो आपने बनाते हुए सोचना है कि आपने इन सब चीजों का ख्याल रखो। अच्छा, फाइनेंशियल बुक्स जो है वो किस तरह से मेंटेन रखनी चाहिए अगर फ्लिप करना है? क्योंकि हमने अपने केस में ये देखा है कि जब हमारे पास लोग आते हैं ना फ्लिप करने के लिए, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब इसका डे सबसे वन से। आसान तरीका है, इसका सबसे आसान तरीका डे वन से आपने कंपनी खुलवाई, उस कंपनी का कोई ना कोई आपने कैपिटल लिखवाया होगा कंपनी खुलवाते हुए, तो जो आपके इन्वेस्टमेंट है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल में लिखवाएं और बैंक अकाउंट में वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डाल दें। अपने बैंक अकाउंट में आपने डाल दी, शेख दानियल एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में मैंने डाल दिया, अब इससे कारोबार शुरू हुआ, अब इससे जा रहे हैं इन्वेंट्री के पैसे आपने, अब एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में चेक के अलावा आप पैसे नहीं निकाल सकते, ये बड़ा मसला ऑनलाइन है। बैंकिंग नहीं है ठीक है, पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो चेक के जरिए आप निकाल रहे हैं, तो आपके पास चेक की पूरी डिटेल होगी बैंक स्टेटमेंट की, कि जो खर्चे होंगे उसमें से होंगे और जो रिसीव होंगे, दराज से पेमेंट रिसीव हो रही है, अमेजोन से रिसीव हो रही है, शॉपिफाई से रिसीव हो रही है, कूरियर से रिसीव हो रही है, उसी अकाउंट में होगी। तो कभी भी आप 6 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद जब आप अपनी स्टेटमेंट निकालेंगे तो पहले दिन से लेकर आखिर तक का स्टेटमेंट आपके हाथ में आ जाएगी कि मैंने इतनी खर्चे किए, इसमें से इस चीज पे किए, इतने पैसे कमाए। टोटल जो आप ट्रांजेक्शन करें वो बैंक के थ्रू करें, ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। मामला ही खत्म हो जाए, बुककीपिंग का मामला ही खत्म हो जाए। बुककीपिंग का मामला ही खत्म हो जाए। बाकी जो आपको लॉजिस्टिक और उससे तो मिल ही जाता है, लेकिन ये कि ये ज्यादा ये ज्यादा ऑथेंटिक होगा आपके लिए और आपके इन्वेस्टर के लिए, कि उसको बैंक से ही पता चल जाए भाई लाख रुपए से काम शुरू हुआ था, 6 महीने बाद 1.5 लाख रुपए अकाउंट में है, तो ये 50,000 का प्रॉफिट बनाया। सही है, ये सिंपल सी बात है। तो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि उस स्टोर का, उस बैंक का जो है बैलेंस देखते हैं कि बैंक में 10 लाख रुपए से काम स्टार्ट किया था, बैंक में बैलेंस है 9 लाख रुपए, इन्वेंट्री पड़ी हुई है लेट से 5 लाख की और 1 लाख रुपए दराज से रिसीवेबल है, तो ये तकरीबन 15 लाख रुपए हो गए। 10 से स्टार्ट किया था, 15 लाख रुपए का एसेट हमारे पास हो गया, 4 लाख की इन्वेंट्री, 5 लाख की इन्वेंट्री, इस तरह 15-16 लाख का एसेट हो गया, तो ये इसकी वर्थ। बिल्कुल सही। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि आपने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया। अज्यूमिंग कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने ये सारी चीज़ें देखी, मैंने ईमेल आईडी भी अपनी अलग बनाई, एक फ़ोन भी अलग ले लिया, एक लैपटॉप भी इसके लिए अलग ले लिया कि भाई जो बंदा काम करेगा इसके ऊपर कर रहा है, और ये कंपनी वगैरह, मेरी बुक्स भी ठीक है। अब मुझे जब बेचना है तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन टू फाइंड द इन्वेस्टर्स? किस किस तरह से कर सकते हैं? एक तो ऑब्वियसली एग्जिट बेस पे आ सकते हैं आप, और क्या क्या ऑप्शन? देखिए, एग्जिट बेस बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए, पहली बार आई है, पहली बार आई है एग्जिट बेस, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लोग, आपकी एक अच्छाई मुझे ये अच्छी लगती है कि जो आपकी ऑडियंस आ रही है ना, जहाँ से भी आप ऑडियंस ला रहे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ग्रुप पे ऑडियंस अच्छी होना। तो जहाँ से भी आप ऑडियंस ला रहे हैं, ये अच्छी ऑडियंस आपके पास आ रही है, ग्रुप पे फालतू ऑडियंस नहीं आ रही। वरना बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें बहुत फालतू ऑडियंस आती है, लोग एड्स चलाते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं और फालतू ऑडियंस आए। तो ऑडियंस बड़ी मैच्योर ऑडियंस है, खरीदने वाली, पैसों वाली ऑडियंस है। तो एक तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप है। दूसरा ये कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए लगाने के लिए, तो आपका हल्का अहबाब भी 10-20 लाख वाला ही होगा। आप कोई गरीब लोगों के साथ तो बैठ नहीं रहे होगे, तो पहले तो अपने हल्का अहबाब में ही मालूम करें कि यार क्या चक्कर है, मैंने बेच रहा हूँ। आपके आपके आसपास से लोग मिल जाएंगे। और वैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर इसलिए नहीं कर सकता कि हर किसी के पास नहीं होता, तो मैं तो वैसे अपनी प्रोफाइल के ऊपर ही शेयर करता हूँ। ज़्यादातर जो है वो मेरी कम्युनिटी व्हाट्सएप पे बनी हुई है, एक फेसबुक पे कम्युनिटी बनी हुई है और थोड़ी बहुत फेसबुक पे रीच वो है। कैसे बिल्ड की है? वो तो अब 4-5 साल से काम कर रहे हैं, उसमें कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। पहले दिन से कंटेंट क्रिएट करके ही क्लाइंट्स जो है वो हमने लिए हैं। क्लाइंट लेने का सबसे, सेल विदाउट सेलिंग, जो सनी भाई ने सिखाया था कि क्लाइंट लेने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन मैं अगर दराज करता हूँ, किसी को ख्वाब नहीं आएगा कि शेख दानियल नाम का एक बंदा है वो दराज करता है, हाँ मैं उसके सामने आना शुरू हो जाऊंगा फेसबुक पे बार बार, तो कहीं भी वो बैठा होगा और उसके जहन में दराज की बात होगी, किसी के उसके दराज की बात होगी, तो वो दानियल का नाम ले लेगा। ठीक है, तो जितना आप अपने सोशल मीडिया का, आज के दौर में सोशल मीडिया को यूटिलाइज करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल सही है, ठीक।
अच्छा, लेट्स सपोज इन्वेस्टर मिल गया। इन्वेस्टर के टाइम जिस टाइम डीलिंग हो रही है तो उस टाइम पे वैल्यूएशन तो आपने एक अप्रोक्सीमेट बता दी कि भाई वो डिपेंड करता है, लेकिन 12x प्रॉफिट का आप मिल सकता है यहाँ पे ना। जिस टाइम पे इन्वेस्टर से डीलिंग हो रही है उस टाइम पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और एग्रीमेंट बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखें, जब डीलिंग हो रही है ना उस वक्त इन्वेस्टर के साथ, देखें, एक दो फेज होते हैं। एक फेज होता है जिसमें आप इन्वेस्टर के लेट से मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है ना कि मैं स्टोर बेच रहा हूँ, उसमें तो आप जनरल चीजें बता देते हो, बहुत डिटेल चीज नहीं बताते हो। सेकंड स्टेप में आके आपने हर बंदे को अपने स्टोर की डिटेल्स नहीं बतानी। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि जब बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं वो पूछते हैं कि भाई ये बताओ ये बताओ ये बताओ। अब जो सेलर होता है वो बेचारा परेशान होता है, बताना ही नहीं बताना है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी अवाम ये भी करती है ना कि यार चलो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये कैसे आइडेंटिफाई देखिए, होगा? हमने तो एक फिल्टर लगाया हुआ है कि पहले दिन हम उसको, जैसे ही पहला मैसेज आता है ना, तो उसको हम चीजें बता देते हैं कि भाई ये लेट से 10 लाख का देंगे, 10 लाख से नीचे नहीं देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप, अगर कराची में है तो हमारे ऑफिस है, अगर कराची में नहीं है तो ये कैलेंडर का लिंक है, आप मीटिंग में आए। तो अगर इंटरेस्टेड बंदा होगा तो टाइम निकाल के मीटिंग में आ जाएगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो फिर वो खाली पूछने के लिए आया हुआ था, उसको वहां से फिल्टर हो गया। जो मीटिंग में आए, अगर आप उससे बात करें, आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा है, तो फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप खोल दें सब कुछ, फिर आप प्रोडक्ट्स भी दिखा दें, कोई मसला नहीं है। या अगर आपने ज्यादा वो रखना है तो आप बैक एंड दिखा दें, फ्रंट एंड ना दिखाएं, प्रोडक्ट्स वगैरह रिवील ना करें, बैक एंड पूरा दिखा दें। क्लाइंट को जितना खोल खोल कर आप दिखाएंगे ना, उतना क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको झूठ तो बोल नहीं रहे, सही है। और वैल्यूएशन का इतना बड़ा कोई चक्कर नहीं है, अगर किसी महीने कोई लो प्रॉफिट दिए तो क्लाइंट समझ जाता है, कोई बात नहीं, फिर ऐसे ऊपर यही उसे एक्चुअल बता दें। एक्चुअल बता दें। और दूसरी चीज है कि रेवेन्यू ना बताएं। ये जो ई कॉमर्स में रेवेन्यू और पे आउट का चक्कर है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। लोग कहते हैं रेवेन्यू 2 लाख 2 मिलियन का है, 5 मिलियन का रेवेन्यू। असल चीज बताए पे आउट। पे आउट कितना है, पैसे कितने, प्रॉफिट टेक होम। नहीं, नेट प्रॉफिट टेक होम को भी आप छोड़ दें, पहले तो रेवेन्यू एक्चुअल बताए ना। अब दराज के रेवेन्यू लेट से आ रहा है 2 मिलियन डैशबोर्ड पे, वो हमें, हमारे पास जो पे आउट आता है ना उसका, हाँ। 1.4 मिलियन आता है उसका। सही है, हाँ, बिल्कुल। 1.4 1.5 भी, उसमें रिटर्न्स भी हैं, उसमें Returns डिलीवरी है। कॉस्ट भी है, उसमें दराज के एक्सपेंसेस भी हैं जो उसने अपने काटने हैं, सही उसमें है। डिलीवरी कॉस्ट, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड है जो हमारे पास, हम तक नहीं पहुंचनी, वो कट के हमारे पास आनी है। तो रेवेन्यू के चक्कर से बाहर निकले, ठीक है। और किसी को रिसीव करने की, यहाँ पे एक और चीज है कि एज ए इन्वेस्टर जब मैं बाय कर रहा हूँ तो किन चीजों को देखूँ, इसी से इन्हीं related। चीज को, इन्हीं हाँ। चीजों को देखें एक कि तो ये आप चीज रेवेन्यू मत देखें, आप पे आउट देखें। सही है। आप पे आउट्स के बाद सारे खर्चे उनसे पूछें कि वो लोग क्या क्या खर्चे करते हैं। अगर वो कोई खर्चा नहीं बता रहे तो आपको खुद पता होना चाहिए कि एक स्टोर में क्या क्या काम होते हैं। आप उनसे पूछें कि यार इस काम का खर्चा आपने नहीं, लेट से कोई कहता है कि किसी ने अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं किया हुआ कि मीडिया वाले को कितने पैसे दी, तो आप खुद पूछ लें कि यार आपने एड्स कैसे चलाई। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो सही। आपके पास, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये जो नेट प्रॉफिट मुझे बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं या ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि ऑपरेशंस को देखें किस तरह मैनेज होंगे आगे। क्लाइंट ने ये नहीं देखना, खरीदने वाले इन्वेस्टर ने ये नहीं देखना कि अभी क्या चल रहा है, बिल्कुल सही। खरीदने वाले इन्वेस्टर ने ये देखें बाद में क्या होगा, क्योंकि अभी तो स्टोर जैसे भी चल रहा है, इनका चल रहा है, मैं तो खरीद रहा हूँ। हाँ, सही है। खरीद मैंने थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अभी यही होगा ना, मैं 2 लाख महंगा 2 लाख सस्ता हाँ, खरीदूंगा, सही है। और कोई नुकसान नहीं होगा। असल नुकसान उस वक्त हो सकता है कि जब खरीद ले और और बाद चले। में चले ना। तो जो सारी बात करनी है ना, जो इन्वेस्टर ने सब अपना फोकस लगाना है वो आगे चलने के ऊपर लगाना है, सही है। और लोग जो मुझे अपना स्टोर देते हैं, जो इंडिविजुअल सेलर चला रहे होते हैं या छोटी एजेंसीज हैं जो मेरे पास अपने स्टोर बेचती हैं बिकवाने के लिए, तो वो इसीलिए बेचती हैं कि क्लाइंट को मैं यही ऑफर करता हूँ। मैं पहले स्टोर को पूरा जो है ना ऑडिट कर लेता हूँ, अगर मुझे और अच्छा लगता है, स्टोर समझ आती है, तब मैं अपने क्लाइंट्स को दिखाता हूँ, और क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस देता हूँ कि यार ये स्टोर मैं चलाऊंगा। मैं उनसे डील करता हूँ कि यार आप ये खरीदो, स्टोर मुझे दो, मैं चलाऊंगा, मैं आपसे लूंगा पैसे, जाहिर सी बात है, मैं ₹1,00,000 ₹1,00,000 या 40% 50% प्रॉफिट मार्जिन लेता हूँ, सही। मेरी फीस माशाल्लाह माशाल्लाह दराज में अगर देखें या शॉपिफाई में देखें, प्रीमियम फीस है बाकी लोगों से, तो मैं अपनी प्रीमियम फीस लेता हूँ, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस देता हूँ कि चलाऊंगा मैं, 6 महीने चलाऊंगा, साल चलाऊंगा, आपको ये यहाँ तक पहुंचा के दूंगा। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इन्वेस्टर को भी ये देखना चाहिए कि आगे क्या होगा, बिल्कुल सही। अभी जो हो रहा है उसका इतना कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, आप मुझे बता देते हैं कि आपने दराज मॉल जो है वो भी फ्लिप किए हैं, तो पहले तो ये बताएंगे शॉपिफाई में और दराज मॉल में व्हाट इज द मेन डिफरेंस, और क्यों दराज मॉल की तरफ जाना चाहिए? देखें, दराज वैसे तो दोनों दोनों बहुत अच्छे हैं, और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज। अगर आप नीड बेस्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो वो आपने बेचना है दराज के ऊपर, ओके। मार्केट प्लेस के ऊपर, ताकि लोग
रिटर्न ना करें, ज़्यादा रिटर्न नहीं होते दराज मॉल के ऊपर, दराज के ऊपर ज़्यादा रिटर्न नहीं होते। क्यों, एक कस्टमर आ रहा है, आके सर्च करके सर्च कर रहा है, फिर वो 10 सेलर्स को देख रहा है, उनमें से एक आपसे ऑर्डर कर रहा है, तो उसका माइंड बना हुआ है। फेसबुक पे ऐसा नहीं है, फेसबुक पे आपने इम्पल्स बाय किया और बाद में रिटर्न कर दिया, ये मसले होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब अगर आपका कोई बड़ी ब्रांड है, प्राइवेट लेबल है, फिर आपको चाहिए कि आप अपने हर जगह हाथ फैलाओ। आप दराज पे जाओ, आप शॉपिफाई पे जाओ, आप अगर 2-3 प्लेटफॉर्म ईएलओ पे भी बेच सकते हो तो बेचो, आप बैक गैलरी पे बेच सकते हो वहाँ बेचो, टेलीमार्ट पे बेच सकते हो वहाँ बेचो, हर जगह आपने जाना है अगर आपका प्राइवेट लेबल है। अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं, जो सब बेच रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ दराज पे अपने आप को मुख्तस रखें ताकि आपको वहाँ से सेल आती रहे। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दराज मॉल का स्टोर क्यों ज़्यादा जल्दी बिक जाता है, उसका रीज़न ये है कि पीछे दराज की बहुत बड़ी सपोर्ट है। दराज में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेट हुई हुई है ऑलरेडी। शिपिंग ऑटोमेट हुई हुई है, पेमेंट साइकिल ऑटोमेट हुई हुई है, रिटर्न मैनेजमेंट ऑटोमेट हुई हुई है। ये दराज ने अपनी तरफ से सब ऑटोमेट किया हुआ है। आप एफबीडी करते हैं, आप बेफिक्र हो जाए। थोड़ा सा इसको ना डिटेल में बताएंगे, दराज मॉल वर्क किस तरह से करता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए दराज मॉल पे काम करने के लिए। देखें, दराज कहता है कि यू शुड बी अ ब्रांड टू सेल ऑन दराज मॉल। नहीं तो अगर आप ब्रांड नहीं हो तो आप लोकल मैंने ये सुना था आपकी प्राइवेट लेवल की वेबसाइट होनी चाहिए, हाँ, उसके बगैर नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे रास्ते हैं कि जो बगैर उसके भी जाते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को बगैर वेबसाइट के या बगैर ब्रांडिंग के लेकर जाते हैं। हाँ, लेकिन एक कैटेगरी के अंदर लेकर जाते हैं। हम वाइट लेबल स्टोर बनाते हैं, लेकिन दराज मॉल पे बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए। हम जाहिर सी बात है 4-5 साल से कर रहे हैं, तो हमने कोई ना कोई रास्ते निकाल लिए हैं। तो उसमें आपको कंपनी चाहिए, बिजनेस एंटिटी चाहिए। अब बिजनेस एंटिटी आपकी मर्जी, आप सोल प्रोवाइडर दे दो या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लो। अगर मेरे क्लाइंट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, हमने बाद में बेचनी होती है। आपने ट्रेडमार्क ले लिया और आपने एक कैटेगरी के ट्रेडमार्क के कितने पैसे लगते हैं नॉर्मली। ट्रेडमार्क की जो एक्चुअल फीस है ना वो 3,000 पे इनिशियल फीस है, 9,000 पे 1 साल बाद की फीस है। लेकिन जो है ना वकील 30,000 से लेके 55,000 60,000 तक में ये सारी कितने टाइम में मिल जाता है ट्रेडमार्क वैसे। ट्रेडमार्क 1 साल में आता है, लेकिन दराज के ऊपर जो 15 दिन में आपके पास एप्लीकेशन आएगा ना, नंबर आएगा, वो चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क ले लिया, कंपनी बना ली, उसके बाद अपने इनिशियल ब्रांडिंग कर ली, लोगो वगैरह बना लिए। अब आपने दराज पे स्टोर बनाना है, डी मॉल पे जाना है। अब देखें, अब एक नॉर्मल बंदा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि उसको वेबसाइट भी चाहिए अपनी प्राइवेट लेबल की, उसको पैकेजिंग भी चाहिए अपनी, उसको ब्रांडिंग सारी अपनी चाहिए, और उसको सोशल मीडिया के सारे लिंक्स चाहिए, और सोशल मीडिया में थोड़ी बहुत ऑडियंस भी हो, कुछ पीआर वगैरह भी उसने भेजे हुए हो, तब जाके वो दराज मॉल पे अप्लाई कर सकता है। यू शुड बी अ ब्रांड टू अप्लाई ऑन दराज मॉल। दराज मॉल पे आप आ गए, उसके बाद आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग करना शुरू किए, प्रोडक्ट बेचना शुरू किए। अरे दराज मॉल पे हमें इन्वेंट्री पहले देनी पड़ती है। जरूरी नहीं है, दराज मॉल और एफबीडी में फर्क है। एफबीडी इज फुलफिलमेंट बाय दराज, वो लोकल सेलर भी कर सकता है। दराज मॉल इज अ प्रीमियम वर्जन ऑफ दराज लोकल सेलर। तो आपने जो है ना अपनी इन्वेंट्री पहले टेस्ट की, थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री लेके तमाम प्रोडक्ट्स की उनको रैंक करवाया, उनके ऊपर पीपीसी चलाई, टेस्ट किया, और जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स बढ़ते गए, जिन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको आप उनकी इन्वेंट्री ज़्यादा लें, जिनके नहीं आ रहे उनको आप डिस्कार्ड करें। आहिस्ता आहिस्ता करके आपके 5-6 प्रोडक्ट्स ऐसे हो जाएं जो आपको 2 मिलियन 3 मिलियन की सेल दे रहे हो, तकरीबन 2 मिलियन की सेल दे रहे हो। उसके बाद आप अपना स्टोर उठाएं, अपना स्टॉक उठाएं, एफबीडी कर दें। एफबीडी से आपको फायदा ये होगा कि अगर आप 1000 पीस दे रहे हो दराज को, दराज उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको दे रहा है। अब जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट दराज आपको दे देगा ना, अब जब कोई कस्टमर रिटर्न करेगा ना, तो हमारे ऊपर कहानी नहीं आएगी, दराज खुद उसको मैनेज करेगा कि दराज ने तो हमें दे दिया इंस्पेक्शन रिपोर्ट के भी आपके प्रोडक्ट सही हैं। खसूसी तौर पे वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक करता है दराज। बिल्कुल। अच्छा, दराज आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट देता है ना 2 दिन में 3 दिन में कि भाई आपकी इंस्पेक्शन कर ली, आपका प्रोडक्ट ठीक है। अगर कोई खराबी होती है दराज उसमें वापस भेज देता है, तो आप फ्री हो जाते हो, अपना हाथ फ्री कर लेते हो कि पिक पैक शिप तो दराज के मत्थे चली गई। ठीक है, 90 डेज तक फ्री होती है, उसके बाद तरीके होते हैं उसको दोबारा फ्री करवाने का, रिटर्न मंगवा के दोबारा आप भेज दो, दोबारा 90 डेज हो जाता है। तो ये हो गया दराज मॉल का वो एफबीडी का मामला। अब आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है एक बंदे ने कि मैसेजेस के रिस्पॉन्स हो जाए, और मेरे जो 10 प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं, वो हमेशा टॉप 5 में रहें। अगर कभी टॉप 5 से नीचे आ रहे हैं तो एड्स चलानी है ताकि दोबारा ऊपर आए। कभी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो उनसे बात करके उनके नेगेटिव रिव्यूज को रिजॉल्व करना है, मैसेज आ रहे हैं उनका रिस्पॉन्स देना है। ये 3 काम आपने करने, जो एक 30,000 40,000 50,000 रुपये वाला बीए भी कर लेगा, 20,000 आपका कोई छोटा मोटा भाई भी होगा वो भी कर लेगा। दराज का काम आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये एक काम आपने करना है, बाकी इन्वेंट्री तो आपकी वहाँ पड़ी हुई है, दराज पे पड़ी हुई है। जब खत्म हो जाए सप्लायर को कॉल करके दोबारा इनबाउंड करवा दें।
तो ये ऑटोमेशन, हाफ ऑटोमेशन दराज हमें दे देता है। इस वजह से दराज का स्टोर बेचना आसान है। जिस तरह यूएस सही में है, अमेज़न का स्टोर बेचना ठीक आसान है, है, हाँ। इस तरह दराज का क्योंकि स्टोर वो बेचना ऑटोमेट हो जाता है तो इन्वेस्टर का रिस्क फैक्टर रिलेटिवली आसान कम हो है। जाता है, ऑपरेशन उसके कम होते हैं, तो बिल्कुल। होता है बस सिर्फ और एक दूसरी ये बहुत बड़ी वजह हम्म, कि शॉपिफाई में जो अपनी वेबसाइट होती है, जो अपने एक्सेल शीट्स होती हैं, उनको आप बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो। क्लाइंट के घर में जा सकते हैं कि मैनिपुलेट किया होगा। दराज दराज के अरे डैशबोर्ड में शॉपिफाई के भी नंबर्स को नहीं कर सकते क्योंकि आपके लॉजिस्टिक के अगर नंबर है लॉजिस्टिक, उनके साथ हाँ, आप अगर बिल्कुल। कोरिलेट करें तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो मुझे एक और चीज़ बताएं कि दराज के अंदर जो जितने भी स्टोर्स वगैरह फ्लिप कर रहे होते हैं, तो दराज पे भी एड्स रन होते हैं और शॉपिफाई पे भी एड्स रन होते हैं। दराज में एक चीज़ ये है कि नॉर्मली आप प्राइस कंपेटिटिव चीज़ रखनी पड़ती है, अपने उस पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग अच्छी है। दराज पे आपकी कितनी भी अच्छी है आप ये नहीं कर सकते। कॉस्ट पर परचेज का क्या डिफरेंस आता है, कुछ है? ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इसमें देखें, मार्केट प्लेस पे आप कॉस्ट पर परचेज को नहीं गिनते। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। हम 10 ये पिछले महीने हमारे एक स्टोर के ऊपर 1.4 मिलियन का रेवेन्यू आया। पे आउट उसका तकरीबन 11 लाख 11 साढ़े 11 लाख 12 लाख रुपए आया। 11 साढ़े 11 लाख रुपए का जो हमें पे आउट आया, हमारी एड स्पेंड थी 10,000 रुपये, 9,500 रुपये। अब अगर आप इसका आरओएस देखने बैठोगे तो बहुत हाई हो जाएगा। एक्चुअल में जो दराज के ऊपर अगर आप बेच मार्केट प्लेस के ऊपर जब आप बेच रहे हो तो मार्केट प्लेस अपना कमीशन ले रहा है सेल्स के ऊपर, उसके बाद ऑडियंस आ रही है। आप यार हर कैटेगरी का अलग अलग है। हेल्थ एंड ब्यूटी का तकरीबन 13% है। सब कुछ मिला जुला के 20% का खर्चा हम गिनते हैं। तो मतलब बात वहीं पहुंच जाती है, अगर बात बोले। वहीं पहुंच जाती है। लेकिन कहने का मकसद है कि मैं इसको आरओएस इतना हाई नहीं कह सकता। हमने वो जो 9-10 हजार रुपए की एड चलाई, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाने के लिए चलाई। जैसे ही ऊपर आया तो दराज की अपनी ऑडियंस थी, विजिटर्स थे जो हमारे स्टोर पे आए। और जो कमीशन ले लिया वो उतना ही है जो नॉर्मली जो नॉर्मल पे देते हैं। बस उसमें फायदा ये है कि फेसबुक में आपको 400-500 का कॉस्ट पड़ जाती है आफ्टर रिटर्न एंड कैंसिलेशन, या आपको रिटर्न एंड कैंसिलेशन इतने नहीं देखने पड़ते। तो यहाँ पे एक जो एडवांटेज है वो ये है कि आपके रिटर्न रिलेटिवली कम होंगे। बहुत कम है, रिलेटिवली बहुत कम है। अगर आपका 4% ज्यादा रिटर्न होता है ना, तो आपका स्टोरी डीएक्टिवेट हो जाता है, डिलिस्ट हो जाता है 4% ज्यादा। तो आपको तो मेंटेन करना पड़ता है कि रिटर्न ना आए। ठीक है, लेकिन प्राइस का क्या करें फिर? अगर लेट्स सपोज क्योंकि अगर लेट्स सपोज प्राइस कंपेटिटिव पे जाएंगे तो फिर तो वो तो एक दौड़ लगी हुई होगी। कोई दूसरा आ गया वेंडर जिसने प्राइस कम कहीं से सोर्स कर ली, तो फिर आप कुछ भी कर लें, रैंक करना मुश्किल होगा आपके लिए। देखें, प्राइस कंपेटिटिव ये बचपन से मेरे अब्बू की दुकान है, हम बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से एक काम सीखा है, एक बात सीखी है कि बेचने में कमाई नहीं है, खरीदने में कमाई है। असल चीज बिजनेस करना तो खरीदना है, बेचने में क्या कमाई है? बेचने तो कोई भी बात नहीं है, बेचना तो कोई भी सेलमैन भी आपका बेच सकता है दुकान पे खड़ा हुआ। कार जो सेट होता है दुकान का, उसका काम तो माल बनवाना, माल खरीदना, माल को प्रिक्योर करना होता है। तो असल कमाई तो आपकी खरीदने में। तो ये तो आपके अंदर जिगरा इतना होना चाहिए कि आप ऐसे रेटों पे माल खरीदो कि आप मार्केट को कम्पीट कर सको। अगर कंपटीशन से डरोगे तो मार्केट में माल कैसे बेचोगे? समझ आ गई। ये तो डरने वाली बात है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं शॉपिफाई पे बेचूं क्योंकि मैं दराज वालों को बीट नहीं कर सकता। तो आप ये खुद सोचो कि आपसे महंगा शॉपिफाई पे वही प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा जब दराज पे वो 500 का, तो आपसे 1000 का कोई क्यों खरीदेगा? ठीक है। सही है। लोग अगर गूगल पे सर्च करते हैं ना तो दराज सबसे पहले ऊपर आता है। हाँ, कोई भी ठीक प्रोडक्ट है। तो उनकी एसईओ हुई हुई है, उनके पास बहुत सारे कीवर्ड्स है, सारी चीजें हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि दराज के अंदर अपनी एसईओ भी होती होगी। व्हाट डू यू थिंक? मैंने देखा ई कॉमर्स स्टोर्स की लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर एसईओ पे फोकस नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक वो सही करते हैं? क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरे हिसाब से तो इतनी बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करे, एसईओ करनी चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये अगर आप प्राइवेट लेवल चला रहे हैं, जिस तरह आपने बात की आपके सेंसर स्टोरीज है, तो वो बहुत फैला हुआ है, आपको बहुत ज़रूरत है, आप करते भी होंगे एसईओ। ठीक है। अब एक छोटा स्टोर है जिसको लोग इतना नहीं जानते, तो उसको इतनी एसईओ की जरूरत नहीं है, वो पेड एड चला के भी अपना काम चला सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Anything else that you want to share or advise to the people who are interested in e-commerce as an investor or who are interested कि आप फ्लिपिंग के बिजनेस में आओ और ई-कॉमर्स स्टोर बना के बेचो? देखिए, इन्वेस्टर से तो मेरा यही कहना है कि ये 2-4 साल रह गए आखिरी कि आप एंट्री ले सकें। क्यों? आप 10-20 लाख रुपए के अंदर एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूं, बिना मार्केट में हमारी दुकान है,
वहाँ अगर आपने किसी ने नए बंदे लेके कारोबार शुरू करना है 5 करोड़ भी कम है। ट्रू, ऐसा ठीक ही है, है। वो ये फिजिकल मार्केट में बिजनेस क्यों सैचुरेशन बहुत हो गई है। ई कॉमर्स में इस वक्त अगर आप 20-25-30 लाख रुपए लगा देंगे तो आप एक रेपुटेबल ब्रांड बन सकते हैं, आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं जो 10-12 लाख रुपए लगाते हैं, वो 1.5 लाख रुपए पे पहुंच जाते हैं 6 महीने बाद। तो ऐसे रिटर्न्स अभी फिजिकल मार्केट में नहीं है और ई कॉमर्स में भी नहीं होंगे आज अगले कुछ से साल दो कुछ सालों बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग फ्लिपिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, जो फ्लिपिंग करना चाहते हैं, उनसे यही कहना है कि अपने सर्विस मॉडल के ऊपर काम करें, अपनी टीम के ऊपर काम करें, अपने सिस्टम्स के ऊपर काम करें कि आप खुद के सिस्टम्स ऑटोमेट हो, ताकि आपसे क्लाइंट ऐसा खरीद आए आपके पास जो ऑटोमेट सिस्टम की कदर करे और फ्लिप हुआ स्टोर महंगे रेटों में खरीदे आपसे। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच दानियाल फॉर योर टाइम, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन। बहुत कम टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की और लेकिन रेलिवेंट की, टू द पॉइंट की। मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। अपना फीडबैक दें। इस तरह के पॉडकास्ट को देखने के लिए दानियाल की जो वेबसाइट का लिंक है, इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल है, वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इनको डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस में या इन जनरल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ग्रो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसी तरह के अमेजिंग किसी फाउंडर से मिलेंगे, ताकि हम सीख सकें उनकी जर्नी से कि किस तरह से बिजनेस ग्रो करना है। अस्सलाम वालेकुम।